नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 132 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 3 पर आपसे डिस्कस करेंगे। जहां इससे पहले भाग 1 और भाग 2 में टोटल हम 6 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने भाग 1 और भाग 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा ताकि इस पूरी की पूरी सीरीज़ को आप अच्छे से कवर कर सको। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो पीडीएफ का है वो 7th है। क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी और आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करो। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को आपको पता है बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं। उन शक्तियों को हम 6 से 7 भागों में बांटते हैं और उसमें से इसने 2 शक्ति हमसे पूछी है, एक कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर और एक आपातकालीन शक्ति। तो चलो अब हम भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को पढ़ते हैं। तो देखो, एग्जीक्यूटिव पावर की अगर आप बात करोगे तो हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का मुखिया होता है, आपको पता है। लेकिन फिर भी जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसके कार्य हैं, वो ये हैं कि भारत सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जैसे कोई कानून बन रहा है तो कानून पर अंतिम साइन किसके हो रहे हैं? राष्ट्रपति के हो रहे हैं। तो भारत सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री तो कार्यकारी प्रमुख है। इसी वजह से भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति की आज्ञा लगी हुई मोहर से होते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति कौन सी पावर है? ये राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा राष्ट्रपति ऐसे नियम कानून बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले जितने भी आदेश हैं वो लीगल हों। तो राष्ट्रपति समय समय पर कुछ आदेश पारित करता है और उसके वो जो आदेश हैं वो लीगल होते हैं। ये भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा वो ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार अपने कार्य सहज रूप से कर सके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए मैटर। मंत्रियों के जो कार्य हैं वो भी सहजता से हो सके, इसके लिए भी वो रूल और रेगुलेशन सेट कर सकता है। ये सब राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। सबसे मेन पावर है वो ये है कि प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के कहने से, उसकी सलाह से वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति अपने आप किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकता। लोकसभा के चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव जीतेंगे, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, उसके दल के मुखिया को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलवाता है। तो ये सब उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में है। इसके अलावा भारत के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जैसे आप अटॉर्नी जनरल की बात कर लो, यानी कि महान्यायवादी की बात कर लो, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे कैग भी बोलते हैं। तो कैग की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अलग अलग राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो प्रमुख पद हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इवन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ दिलवाता है वो भी राष्ट्रपति दिलवाता है, ध्यान रखना। ये सब उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी कार्य की नॉलेज उसे नहीं दी गई है तो वो नॉलेज प्रधानमंत्री से मांग कर सकता है। यानी कि केंद्र के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, विधायिका के जितने भी प्रस्ताव हैं, उससे संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांगेगा और प्रधानमंत्री को ये जानकारी राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और ऐसे में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय जितने भी क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन की शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो ये सब राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख एग्जीक्यूटिव पावर हैं। ये सारे कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। तो अगर आप देखोगे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 के बीच में किस किस प्रकार से आपातकाल लगाया जाएगा और उस दौरान राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी, राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक। तो भारत के संविधान में आपातकाल का जो वर्णन है वो आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में किया गया है। इस दौरान जो प्रेसिडेंट को जो पावर मिलती है उसे आपातकालीन पावर कहते हैं। अब ऐसे में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मान लो हमारा देश युद्ध में लगा हो, यानी कि युद्ध हो रहा हो किसी देश से हमारा, या देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, तो ऐसे में देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इस आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रहे राष्ट्रपति जो ये आपातकाल की घोषणा करेंगे ये मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से परामर्श करके
राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने के लिए कह सकता है, और ऐसे में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह के बाद आपातकाल की घोषणा करेंगे। अब आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति के पास सीधे सीधे पावर आ जाएगी। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाएंगे, केवल आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर। एक होता है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल में क्या होता है, जो राज्य सरकारें हैं इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और यह आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ऐसे में जिस भी राज्य में राज्य आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा और सारी की सारी जो मैन पावर है वो किसके पास हो जाएगी, राष्ट्रपति के पास। हालांकि राष्ट्रपति इस पावर का यूज राज्यपाल की मदद से कर सकता है। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 के तहत घोषित किया जाता है। मान लो हमारे देश में वित्तीय अस्थिरता है, तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इस दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश देगा और सरकारी सेवाओं में वेतन में कटौती भी कर देगा। यानी कि जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेकार होगी, देश में आर्थिक संकट होगा, तो देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में जो चीज़ें राष्ट्रपति उचित समझेगा वो करेगा। लाइक दैट, अगर उन्हें लगता है कि भाई सरकारी जो नौकरी में लोग हैं उनके वेतन को थोड़े दिनों के लिए कम कर दिया जाए, तो वो ऐसा कर सकता है। तो भारतीय राष्ट्रपति की कार्यकारी और आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो देश की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए और सही से चलाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। हालांकि इन शक्तियों का जो प्रयोग राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं, जिससे संसदीय लोकतंत्र की भावनाएं मजबूत होती हैं। तो अगर राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति आ जाए या आपातकालीन शक्ति आ जाए, तो मैं आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर दोगे। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। देखो इस पीडीएफ में टोटल 15 क्वेश्चन है और 15 के 15 ऐसे क्वेश्चन हैं कि इसी में से ही आपका पेपर आना चाहिए। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक से रिलेटेड लगाए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है अब हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है, वो किस प्रकार के जो है केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमें ये यहाँ पर बताना है। तो जब आप भारत के सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पढ़ोगे तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय न केवल सर्वोच्च अपील का अदालत है, बल्कि ये संविधान का रक्षक भी है और संविधान के अंतिम व्याख्याकार भी है। संविधान के किसी भी शब्द को लेकर जब विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसकी व्याख्या करता है। हम इसके क्षेत्राधिकार को अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो है मूल क्षेत्राधिकार। देखो मूल क्षेत्राधिकार वो अधिकार है कि ये केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कहीं ये केस नहीं जाएंगे। तो संविधान का अगर आर्टिकल नंबर 131 पढ़ोगे आप, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जो अधिकार क्षेत्र है, मूल जो अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। तो ये विवाद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कहीं नहीं। जैसे कि मान लो भारत सरकार का किसी राज्य के साथ विवाद हो जाए तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किसी और कोर्ट में नहीं जाएगा। एक राज्य का दूसरे राज्य से अगर विवाद हो जाएगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किसी और राज्य में नहीं जाएगा। तो भारत सरकार और यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में विवाद होगा तो वो कहाँ जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। ये विवाद किसी और अदालत में नहीं जा सकते। एक राज्य और अन्य राज्यों के बीच में विवाद होगा तो भी वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। तो कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार वो अधिकार है जिसके लिए आप और किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ये विवाद ऐसे हैं कि दो राज्यों के बीच में विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विवाद हो, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। ये इसके लिए आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय का ही मूल क्षेत्राधिकार है और इसकी कटौती नहीं की जा सकती। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखो अपील का मतलब क्या होता है कि हम न्यायालय में अपने न्याय मांगने जा रहे हैं, उसके लिए हम अपील कर रहे हैं। तो ये अपील संबंधी क्षेत्राधिकार है। इस क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से आगे आप कहीं अपील नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपका केस गया है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला आया आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप इसके बाद जा सकते हो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो फैसला आया उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अब ये अंतिम है। अगर इस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको फिर से सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, लेकिन आप उससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील का अंतिम क्षेत्र है। तो आर्टिकल नंबर 132, 133, 134 अगर आप पढ़ते हो तो आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तार से पता चलेगा। जहाँ संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है तो उच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यानी कि हाई कोर्ट ने जिन भी मुद्दों पर निर्णय दिया है उन निर्णय के खिलाफ आप जाना चाहते हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके अलावा हाई कोर्ट ने अगर नागरिक मामलों में जो निर्णय दिया है उस निर्णय के खिलाफ आप जाना चाहते हो तो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
फौजदारी मामलों में अगर उच्च न्यायालय ने जो सजा दी है उस सजा के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो तीसरा अधिकार है वो है सलाह संबंधी अधिकार। तो जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो समय और परिस्थितियों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, परामर्श मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह राष्ट्रपति को देनी ही पड़ती है आर्टिकल नंबर 143 के तहत। हालांकि राष्ट्रपति कोई जरूरी नहीं है उस सलाह को माने या ना माने। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा, ये उसकी शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने ये राष्ट्रपति की शक्ति है। चौथा क्षेत्राधिकार है संवैधानिक व्याख्या का अधिकार। तो संविधान से संबंधित प्रावधानों को लेकर जब भी विवाद होते हैं, किसी शब्द को लेकर जब कंफ्यूजन होती है, तो उसकी अंतिम व्याख्याकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक शब्दों का अंतिम व्याख्याकार है। संविधान में किसी प्रावधान से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है और ये व्याख्या अंतिम और मान्य होती है। जैसे कि ये कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिफाइन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का रक्षक है और इसका अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के तहत संरक्षित है, जो किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो अगला क्षेत्राधिकार है वो रिट जारी करने का। रिट मतलब होता है आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और इन 5 प्रकार के रिट के नाम हैं हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सैल्यूटरी। तो ये 5 टाइप के आपके रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये आदेश जारी करता है। जिसमें जो हैबियस कार्पस है यानी कि जो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इंडिविजुअल है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। अगर आपने किसी को व्यक्ति को हिरासत में लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जो 4 हैं ये पब्लिकली हैं, ये इंडिविजुअल नहीं हैं। तो ये उसका रिट संबंधी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ स्पेशल पावर हैं कि संविधान को लागू करने के संबंध में कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट को ही इसके बारे में अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को संसद या राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उन कानूनों को रद्द करने का भी अधिकार है, क्योंकि उन कानूनों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, ये कानून संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उन नियमों और कानूनों पर रोक लगा सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू की पावर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सत्ता में सबसे ऊंचा है और संविधान का रक्षक भी है। तो अगर क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताओ, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप कर दोगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में जाति वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूब आता है पेपर में कि भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग की भूमिका। चैप्टर नंबर 10 में आपको मिल जाएगा। एक एक चैप्टर की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग की भूमिका बताओ। तो देखो, आपको पता है हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट और क्लास से बहुत ज़्यादा तरीके से जुड़ी हुई है। कास्ट का मतलब आप समझते ही, और क्लास का मतलब होता है अमीर वर्ग और गरीब वर्ग और मध्य क्लास। तो यानी कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास। तो जो भारतीय राजनीति में जितने भी कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, वो सब जाति और वर्ग को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग की भूमिका गहरी है। ये सामाजिक स्तर पर भी प्रभावित करती है, सांस्कृतिक स्तर पर भी प्रभावित करती है, आर्थिक स्तर पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जब भी सरकार कोई नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो उसमें जाति की भूमिका और वर्ग की भूमिका को ध्यान में रखते हुए वो नियम कानून बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से जाति और वर्ग जो है वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाति और वर्ग जो है वो उसे प्रभावित करते हैं। तो जाति की अगर आप भूमिका देखोगे तो भारत में कि आपको पता है वोट बैंक की राजनीति किसके आसपास चलती है, जाति। जिस भी राज्य में चुनाव होंगे बस वहीं पर ये मान के चलो कास्टिज्म शुरू हो जाएगा। तो भारत में जाति जब तक नहीं जा सकती जब तक खुद राजनेता ना चाहें। तो भारतीय राजनीति की मुख्य पहचान है कास्ट। राजनीतिक दल अक्सर जात आधारित वोट बैंक बनाने के लिए कुछ विशेष कम्युनिटी को लुभाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो जाति के आधार पर ही बनी हैं। आमतौर पर दलित, पिछड़े वर्ग और उच्च जातियों के समीकरणों को राजनीति में जो है शामिल किया जाता है। तो भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे का पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें उसे जो है जाति प्रभावित करती है। चुनाव के जो परिणाम है उसे भी जाति प्रभावित कर सकती है। और अभी तुम्हें पता ही है बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कास्ट सेंसस का मुद्दा कितना गंभीर है। तो दलित वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, अन्य पिछड़े वर्गों को क्या किया जाता है, चुनावी वायदों से लुभाया जाता है और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया जाता है। अगली बात यह है कि भारतीय राजनीति में आरक्षण और सोशल जस्टिस का जो मुद्दा है वो बहुत गहरा है।
कुछ लोग आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो आरक्षण की नीति है इसने भी भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके अलावा जो रीजनल पॉलिटिक्स है, क्षेत्रीय राजनीति है, उस पर भी जाति का प्रभाव आपको दिखेगा। आप अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की या दिल्ली में जो चुनाव हुए अभी उनकी बात कर लो आप, तो यहाँ पर जो जाति है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर्नाटक में भी जाति का खेल खेला गया था अभी लिंगायतों को लेकर। तो उत्तर प्रदेश, बिहार में यादव, जाट, कुर्मी जैसी जो जातियाँ हैं ये क्षेत्रीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। वहाँ के जो पार्टी हैं वो क्षेत्रीय राजनीति जो है जाति के आधार पर ही बनी है और वो पूरी तरीके से वहाँ की रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित करती हैं। अब हम क्लास की बात करें तो भारत सरकार जितनी भी पॉलिसी बनाती है, नीतियाँ बनाती हैं, वो क्या करती है, अमीर वर्ग, मध्य वर्ग और गरीब वर्ग तीनों को ध्यान में रखकर बनाती है। तो जब हम बात करते हैं क्लास की, वर्ग की, तो इसमें आर्थिक स्थिति की बात की जाती है। तो वर्ग भौतिक संसाधनों की पहुंच को दर्शाता है कि कितने लोगों के पास रिसोर्सेज हैं और कितने लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो अमीर और गरीब वर्गों के बीच में जो असमानता है ये राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करता है, पॉलिसीज़ को प्रभावित करता है। गरीब वर्ग आमतौर पर ऐसी नीतियों को समर्थन करते हैं जिसमें सरकार सब्सिडी देती है, रोजगार देती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो गरीब वर्ग ये कहता है कि हाँ भाई ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। जैसे हर बार जब बजट पेश किया जाता है तो उस बजट में गरीब वर्ग को लुभाने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि गरीब वर्ग को अपने पक्ष में रखकर सरकार वोट बैंक साधने की कोशिश करती है। क्योंकि देखो भाई, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोकतंत्र का मतलब है मेजोरिटी। जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो चुनाव जीत जाएगा। और आपको पता है गरीबों की जनसंख्या 90% होती है। तो गरीबों को लुभाने के लिए थोड़ी थोड़ी उन्हें सुविधाएं दे दी जाती हैं, उन्हें गरीबी रखा जाता है ताकि अगले चुनाव में फिर से वो काम आ सके। तो इस प्रकार से भारत की जो राजनीति है वो जाति और वर्ग के आसपास घूमती रहती है। जितने भी नियम बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उसमें इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। मिडिल क्लास की बात करें तो 1991 के बाद भारत में मिडिल क्लास का उदय हुआ। अब अगर मिडिल क्लास की बात करें तो ये वर्ग विकास की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य नीतियों की बात करता है कि सरकार सोशल वेलफेयर पे काम करे, इनको भी सब्सिडी दे। मध्य वर्ग सबसे ज़्यादा पीड़ित है भाई भारत में। जाति और वर्ग का संबंध क्या है? तो जाति और वर्ग दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि किसी जाति विशेष के लोगों की ही सदस्यों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो प्रभावित होती है। क्योंकि जो अमीर हैं, गरीब हैं, उसमें सारी जातियों के लोग होंगे। ऊंची जातियों का एक बड़ा हिस्सा ये माना जाता है कि आर्थिक रूप से संपन्न है, जबकि जो निम्न जातियों के लोग हैं वो गरीब वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में ये असमानता अक्सर राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का कारण बनती है। इसकी वजह से कई बार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, दंगे तक हो जाते हैं। निष्कर्ष ये है कि भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिख सकता है। जहाँ जाति राजनीति को पहचान देती है तो वहीं वर्ग आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जाति और वर्ग का मिश्रण भारतीय लोकतंत्र की चुनौती भी है और भारतीय लोकतंत्र की संभावना भी है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय राजनीति को जाति कैसे प्रभावित कर रही है, वर्ग कैसे प्रभावित करना है, तो आप बस ये ध्यान रखना कि भारत सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है या चुनाव के दौरान जो वायदे किए जाते हैं वो जाति और वर्ग को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। और सरकार क्यों चाहेगी कि जाति खत्म हो जाए? क्योंकि सरकार ने अगर जाति खत्म कर दी तो देश से ये सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर आपसे अगली बार वोट किसके आधार पर मांगेंगे? अमीरी गरीबी का भेद ही खत्म कर दिया, फिर अगली बार वोट किससे मांगेंगे? तो सरकार खुद ही चाहती है प्रॉब्लम बनी रहे भाई, उतना ही देती है जिससे कि लोगों का पेट पल जाए। उसके अलावा सरकार को कोई लेना देना है नहीं, सही बताऊं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। जाति और वर्ग के बाद अगर तीसरा सबसे बड़ा कोई मुद्दा है आज के टाइम पे जो राजनीति को प्रभावित कर रहा है वो है जेंडर, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। तो भारतीय राजनीति में जेंडर आधारित मुद्दों का आपको वर्णन करना है। तो भारतीय राजनीति में अगर आप जेंडर आधारित मुद्दों की बात करोगे तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि आज हर एक राजनीतिक दल ये कह रहा है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, उनकी भागीदारी बहुत कम है। इसी वजह से उनका शोषण होता है, ऐसा माना जाता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट वाले बंदे ये कहते हैं अगर वुमेन्स के पास ही पावर आ जाएगी तो वो महिलाओं के लिए अच्छे से काम करेगी। तो सही से वुमेन एम्पावरमेंट जब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं राजनीति में ना आएँ। तो भारतीय राजनीति में जेंडर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए। तो महिला राजनीतिक मुद्दा भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति अभी भी कम है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हालांकि 73rd और 74th अमेंडमेंट में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सीटों के लिए 33% आरक्षण दिया गया, लेकिन अभी भी जो महिलाएं हैं वो उस पद तक नहीं पहुंच पाई हैं जिस पद तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। हालांकि इस बार सरकार ने लोकसभा में 50% सीटों की बात की है, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं, रियलिटी से इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। चुनावी राजनीति में दूसरा जो मुद्दा होता है वो होता है जेंडर संवेदनशीलता का। जेंडर संवेदनशीलता में ये बात की जाती है
कि जो महिला मतदाताएं हैं उनके परिवार के पुरुष सदस्य केवल और केवल उनके ऊपर हावी हैं। ऐसे में कई बार महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं देती है, जिसमें महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला शिक्षा की बात होती है, महिला स्वास्थ्य की बात होती है। तो अगर आप चुनावी राजनीति में जेंडर मुद्दों की बात करोगे तो महिला सुरक्षा पर बात की जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बलात्कार, बड़े पैमाने पर महिलाओं से रिलेटेड घरेलू हिंसा या कार्यस्थल पर उनका शोषण, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, टीजिंग होती है। तो महिला सुरक्षा को लेकर हर चुनाव में जो मुद्दा हावी रहता है, महिला शिक्षा और महिला स्वास्थ्य के ऊपर भी मुद्दा जो है हावी रहता है। जेंडर आधारित हिंसा जो होती है इसको बड़े पैमाने पर चुनाव में लुभाया जाता है। जब भी कहीं पर ऐसा दिखता है कि किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गाड़ियां लेकर उनके घर में पहुंच लाती हैं। तो इस प्रकार से जो जेंडर आधारित मुद्दे हैं चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा सामाजिक रूढ़िवादिता और राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण है, जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए, महिलाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए महिलाओं को नर्स और टीचर जैसी भूमिका में बांध देते हैं। ये भारत की जो रूढ़िवादी परंपरा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं पाती है। तो अगर महिलाओं को राजनीति में लाना है तो सबसे पहले पारिवारिक समर्थन की ज़रूरत होगी। कई बार ये समर्थन सिर्फ पारिवारिक राजनीतिक वंश के माध्यम से मिलता है, यानी कि जो पार्टियां पहले से ही हैं वो सिर्फ अपने परिवार के बच्चों को ही लगातार सपोर्ट करती हैं, जबकि जो साधारण जनता है वो राजनीति में नहीं पहुंच पाती है। सरकार जब भी नियम कानून बनाती है तो महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखती है, और ऐसे बहुत सारे नियम बनाए भी गए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, सुपोषण अभियान। हालांकि ये नियम ही बने हैं, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ हम दहेज निषेध अधिनियम की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ये शादी इतने करोड़ में हुई, ये शादी इतने करोड़ में हुई, तो इससे दहेज को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। बस दहेज का नाम बदल कर गिफ्ट कर दिया गया है। आज भी 99% शादियाँ ऐसी हो रही हैं, 99.99% बल्कि शादियाँ ऐसी हो रही हैं इसमें लोगों के घर बिक जा रहे हैं शादी करने में। 0.1% जो कोर्ट मैरिज हो रही है बस वही है जिसमें दहेज नहीं लग रहा है बस। तो ये सब चीज़ें बस कागजों में ही हैं, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर की बात करें तो भारत सरकार धीमे धीमे गति से इस और आगे बढ़ रही है। महिलाओं को मुख्यमंत्री पद पर ले जाया जा रहा है, राष्ट्रपति पद पर ले जाया जा रहा है। सरकार इसके लिए नई नई योजनाएं चला रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। अगला जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो महिलाएं हैं उन्हें रोजगार तो दिया जाता है लेकिन उतना वेतन नहीं दिया जाता जितना वेतन पुरुषों को मिलता है। तो ऐसे में समान वेतन की डिमांड होती है। तो राजनीति नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज में महिलाओं को समान वेतन देने की बात होती है, श्रम अधिकारों को देने की बात होती है, क्योंकि आज भी महिलाओं के साथ असमानता होती है। महिलाओं को बहुत कम वेतन पर रख लिया जाता है और मजबूरी में उस महिला को कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे में ये मुद्दे हैं जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो भारतीय राजनीति में जेंडर आधारित जो मुद्दे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट और समाज को समावेशी बनाने के लिए लगातार सुधार की मांग करते हैं। जब तक महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलेंगे, समान सुरक्षा नहीं मिलेगी, समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक समाज में महिलाओं की वास्तविक प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ नियम कानून कागजों में धरे रह जाएंगे। जब तक उसे ग्राउंड लेवल पर नहीं लागू किया जा सकता तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर सरकार नियम बनाई दे और हम उसे फॉलो ही ना करें तो भी उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अगर सरकार नियम भी ना बनाए लेकिन हम खुद समाज को चलाने के लिए कुछ अच्छा सोचें तो भी एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। तो अब तक हम 10 क्वेश्चन इस पीडीएफ के कवर कर चुके हैं। 11वां जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि भारत में मजदूर और किसान आंदोलनों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो जब आप मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि भारत में लगातार मजदूरों का शोषण हुआ है, किसानों का शोषण हुआ है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। ये बताओ, आज़ादी से पहले भी किसानों के लिए बहुत काम किए गए जब भी किसानों की स्थिति वैसी रही, आज़ादी के बाद भी किसानों के लिए इतने सारे नियम बनाए गए। मैं कह रहा हूँ 1947 से लेकर 2025 तक की जितनी भी सरकारें हैं सब किसानों के लिए बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं, फिर भी किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। तो भाई चिंता आपकी कागजों में ही दिखाई दे रही है, ग्राउंड लेवल पर क्या ही चिंता है आपकी। सेम मजदूरों का यही हाल है, विभिन्न प्रकार के ट्रेड यूनियन बनी, मजदूरों के अधिकारों की बात करी, मजदूर दिवस भी बना दिया 1 मई को, लेकिन मजदूरों को जो आमदनी चाहिए वो तो मिली नहीं। आज भी वो किराए पर रहने के लिए मजबूर है, फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर है, अवैध कॉलोनी में रहने के लिए मजबूर है बेचारा। तो ऐसे में वो क्या ही करेगा, आंदोलन करेगा, फिर इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भारत में आप मजदूर और किसान आंदोलन बताइए और ये राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं ये बताओ। तो भारत में किसान और मजदूर आंदोलन की अगर आप प्रकृति समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझो। तो अब हम किसान आंदोलन की सबसे पहले बात करते हैं, फिर मजदूर आंदोलन की बात करेंगे। तो आज तक जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, चाहे आज़ादी से पहले चाहे आज़ादी के बाद, उनका सबसे पहला कारण हुआ है कि किसानों का आर्थिक शोषण किया गया है। बड़े पैमाने पर उन पर कर लगाए गए हैं और उन्हें कुछ भी लाभ मिला ही नहीं उनकी फसलों का।
इसी प्रकार से जमींदारी व्यवस्था रही है, भूमि सुधार की जो मांग रही है, इसी के आसपास किसान आंदोलन लगातार चलता रहता है। तो किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं और जो शोषणकारी व्यवस्थाएं उन्हें खत्म करना चाहते हैं। गुलामी के समय में यानी कि औपनिवेशिक काल में जो किसान आंदोलन चले वो अंग्रेजों के खिलाफ चले, और ये इसलिए चले क्योंकि अंग्रेज दबाकर लगान वसूलते थे उनसे और किसानों की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे कि नील विद्रोह सबसे फेमस विद्रोह रहा है, 100 से भी ज़्यादा किसान आंदोलन हो चुके हैं। कब? ब्रिटिश टाइम पीरियड पर। विभिन्न प्रकार के अकाल पड़ते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे। अब ये जो अंग्रेज थे ये क्या करते थे, लगान तो ज़्यादा लेते थे लेकिन किसानों की ज़मीन को सुविधाएं नहीं देते थे, सिंचाई सुविधाएं नहीं देते थे, नहरों का निर्माण नहीं करवाया गया था। तो आप लगान लिए जा रहे हो लेकिन बेसिक फैसिलिटी नहीं दोगे तो फिर टैक्स क्यों ले रहे हो भाई। लेकिन आज़ादी की पहले बात ये थी कि जो आंदोलन होते थे वो छोटे स्तर पर होते थे, संगठित नहीं होते थे, बड़े लेवल पर आंदोलन नहीं हो पाते थे। आज़ादी के बाद की अगर आंदोलन की बात करोगे तो आंदोलन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आया है। आज़ादी के बाद जो आंदोलन हुए हैं भूमि सुधार के लिए हुए हैं, एमएसपी के लिए हुए हैं, कर्ज माफ़ी के लिए हुए हैं। पहले किसान लोन ले लेते हैं और फिर उसके बाद उस कर्ज माफ़ी के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए हैं। सिंचाई सुविधाओं की मांग के लिए आंदोलन हुए हैं। यानी कि आज़ादी से पहले शोषण के खिलाफ आंदोलन होते थे, आज़ादी के बाद अधिकारों के लिए आंदोलन होते हैं। आज़ादी के बाद भूमि सुधारों की बात की जाती है, आज़ादी के बाद एमएसपी की बात की जाती है, आज़ादी के बाद कर्ज माफ़ी की बात की जाती है, बिजली के बिल को कम करवाने की बात की जाती है, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की बात की जाती है। उदाहरण के लिए 1980 में भारतीय किसान यूनियन का जो आंदोलन था वो सबसे फेमस आंदोलनों में से एक है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े आंदोलन हुए हैं इसी प्रकार के। अब हम वर्तमान समय के आंदोलन की बात करें तो सन 2000 के बाद आंदोलन का बेसिक जो मुद्दा रहा है वो एमएसपी रहा है और रेट बढ़ाने की बात रही है। जैसे जब गन्ने की कटाई होती है तो किसान आंदोलन डेफिनेटली होगा, वो कहेंगे गन्ने के रेट को बढ़ाओ। इसी प्रकार से गेहूं और अन्य फसलों की एमएसपी को बढ़ाओ। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार उसके खिलाफ आंदोलन हुए हैं। जैसे कि 2020-21 में आपने देखा था कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुए थे। तो ये जो किसान आंदोलन है समय के हिसाब से इनकी प्रवृत्ति बदली है, लेकिन गरीब किसान आज भी गरीब ही रहा है। फ़ायदा जो मिला है इसका सिर्फ अमीर किसानों को मिला है। अब हम मजदूर आंदोलन की बात करते हैं। सेम औपनिवेशिक काल में अगर आप मजदूर आंदोलन की बात करोगे तो देखो मजदूर आंदोलन के जो मेन मुद्दे होते हैं वो मुद्दे होते हैं कि मजदूर अपने अधिकारों की बात करते हैं, वेतन को बढ़ाने की बात करते हैं, श्रम कानूनों की बात करते हैं और कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा चाहते हैं। अब ऐसे में जो मजदूर आंदोलन पढ़ोगे आप तो गुलामी के समय में यानी कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारे मजदूर आंदोलन हुए। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी हुई, क्योंकि उस समय मजदूरों से 10-10, 15-15 घंटे काम करवाया जाता था और मजदूरी के नाम पर सिर्फ पेट भरने के लिए खाना दिया जाता था। तो ऐसे में उसकी बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी हो ही नहीं पाती थी। उनके जो बच्चे थे वो पढ़ ही नहीं पाते थे, उनके बच्चों को भी मजदूर बना दिया जाता था, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। तो जो ब्रिटिश काल के दौरान मजदूर आंदोलन हुए वो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ हुए। वो खराब परिस्थितियों की वजह से हुए। मजदूर वर्ग चाहता था कि काम करने की परिस्थितियाँ उन्हें अच्छी मिले। आज़ादी के बाद जो है जो जितने भी मजदूर आंदोलन हुए हैं उन्होंने श्रम कानूनों की बात की है, काम के घंटे निश्चित करने की बात की है, वेतन को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इससे बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई हैं, इनका लाभ भी मिला है। हाल ही की बात करोगे तो ठेका प्रणाली के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। वर्तमान में आंदोलन का ध्यान ये है कि न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी कि बेसिक सैलरी होनी चाहिए। भाई इतने पैसे तो दो ही दो, श्रम की सुरक्षा मिले, छुट्टियां मिले और पेंशन योजनाएं मिले। इसको लेकर आज के टाइम पे आंदोलन होते हैं। किसान और मजदूर आंदोलन में समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं? तो समानताएं ये हैं कि दोनों ही शोषण के मुद्दे को बढ़ावा देते हैं, और असमानता दोनों में ये है कि दोनों का क्षेत्र अलग है। निष्कर्ष ये है कि किसान और मजदूर आंदोलन न सिर्फ भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं बल्कि सामाजिक आर्थिक सुधारों की भी बात करते हैं। ये संघर्ष नीतिगत सुधारों को प्रेरित करते हैं और समाज में न्याय की स्थापना और उसकी न्याय की जो भावना है उसको भी बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो अब तक हम 11 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और जो 15 है वो हम इसके नेक्स्ट भाग में बात करेंगे और नेक्स्ट भाग में ही हम इस PDF को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें।